देख लो था तो यस क्लास 12th हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्या पढ़ रहे थे, हमारा क्या टॉपिक चल रहा था बेटा? रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। कल इसके बारे में हमने उसकी मैकेनिज्म की बात की, ठीक है, कि क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं। और कल हमने एक बात की थी उसका वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ रेस्पिरेशन। क्या था हमारा? वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, देखो इसको मैंने कल आपको ट्रिक से याद करवाया था, सारी ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर आपसे आपको ये ट्रिक्स बता देता हूँ, ठीक है, तो देख लेना, ध्यान से देख लेना ये क्या ट्रिक थी। वॉल्यूम की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? देखो वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम कौन कौन से होते हैं उसको याद करने के लिए ट्रिक है हमारे पास, तेरी नाम से याद रखना है। किसको? तेरी नाम से। ठीक है, अब आपको पता लगेगा कि टी का मतलब क्या होता है बेटा, तेरी नाम से याद रखना है। टी का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, इससे होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, आर का मतलब आपको पता है रेजिडुअल वॉल्यूम। और आई का आपको पता है क्या होता है बेटा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये इतना हमने देख लिया था। और इसकी वैल्यू देखी थी हमने। इसकी क्या याद रखनी है आपको? वैल्यू इसकी कितनी होती है बेटा? 500 ml। ठीक है, एक्सपायरेटरी की होगी हमारे 1000 to 11 ml। ठीक है, रेजिडुअल की क्या वॉल्यूम थी? 1100 से 1200। और ये 2500 से 3000 ml। ये कल हमने देख लिया था। ये होती क्या है ये हमने आपको बता दिया था। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा था वॉल्यूम। क्या देखा था बेटा? वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम कौन कौन से थे? ठीक, एक तो था हमारे इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, सॉरी कैपेसिटी। एक हमने क्या देखा था? वॉल्यूम तो देख लिया, ये कैपेसिटी। तो कैपेसिटी कौन कौन सी थी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, एक था हमारा फंक्शनल कैपेसिटी, एक थी हमारी वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, एक थी हमारी टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, एक थी हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी हो गई। एक थी हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो इस तरीके से कितनी कैपेसिटी थी बेटा? टोटल 5। अब हमने इसको याद करने का भी तरीका भी बताया था कि आपको याद कैसे करना है इस। ठीक है, इस तेरी को किस में बदलना है? टायर में। किस में? TIRE। यहाँ तक हमें समझ में आ गया था। ठीक है, और नीचे इसके क्या लिखना है? IFVIT। क्या लिखना है? VTE। ठीक है, आई का मतलब क्या हो गया बेटा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एफ का फंक्शनल कैपेसिटी, वी का वाइटल कैपेसिटी, टी का टोटल लंग कैपेसिटी, ए का एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब फिर मैंने आपको बता दिया था, बताया था कि आई का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आई का मतलब देखो ये आई, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या आएगा बेटा? टी प्लस आई। क्या आएगा? टी प्लस आई। ठीक है, तो आई का क्या हो जाएगा? ये टी प्लस आई। एफ, इसके बाद है एफ। एफ का मतलब क्या? आगे वाले दो लेना है,
ई आर प्लस यहाँ टी आई ई आर, इसको इसमें बदलना टी आई ई आर में, सॉरी टाइम में, ठीक है। तो एफ का क्या लेना है, ई प्लस आर, तो एफ को इससे जोड़ो ई प्लस आर से, तो एफ को हमने किससे जोड़ दिया बेटा, ई प्लस आर से जोड़ दिया। आगे वाइटल कैपेसिटी है, तो वाइटल कैपेसिटी में आपको क्या लेना है, टी आई ई, ये 3 लेना है, ये 3 टी प्लस आई प्लस ई, ये 3 ले लिए हमने, ठीक है। इसके बाद क्या है, टी, टोटल लंग कैपेसिटी में चारों ही लेने हैं, टी प्लस आई प्लस ई प्लस आर। इसके बाद क्या बचता हमारा ई में आपको क्या जोड़ना है, टी और ई में आपको क्या जोड़ना है, टी प्लस ई, ठीक है। ये सारे मैंने आपको समझा दिए थे, ठीक है। तो आप इस ट्रिक से याद कर लेना है सारा, ठीक है। पहले तो तेरी से याद कर लेना ये, फिर तेरी को किस में बदलना है बेटा, टी आई ई आर में, और नीचे क्या लिखना है इसके, आई एफ वी टी ई, और आई को इन दोनों से कंट्रोल करना है, एफ को ये दोनों, वी से ये तीनों, ठीक है, टी से ये चारों, फिर ई से टी और ई, ये इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। तो यहाँ तक हमने कल बात कर ली थी, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे हमारे आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन की, किसकी, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन की। तो हम देखते हैं आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन क्या होता है। देखो आपने बहुत जगह देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन कैसे देते हैं, ठीक है। देखो अगर उसकी कोई एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, एक्सीडेंटली हो गया है, या फिर उसने कोई पॉइजनस गैस, ठीक है, इनहेल हो गई है उसके, जैसे या तो कोई एक्सीडेंट हो गया है, कंडीशन क्या बनेगी, या तो उसका क्या हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, या फिर उसने कौन सी गैस हो गई है, टॉक्सिसिटी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, इनहेल कर ली है टॉक्सिक गैस, ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उस दौरान या उसको कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, क्या लगा है, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, या तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, ठीक है, या हीट, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखो आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, कभी किसी व्यक्ति या कोई एक्सीडेंट हो गया है, या फिर उसने जो टॉक्सिक गैस है वो इनहेल कर ली है, ठीक है, या फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो उस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है, उसके हार्ट बीट तो स्टार्ट रहती है, हार्ट बीट उसकी क्या होती है, हार्ट बीट तो कंटिन्यू रहती है, ठीक है ना, हार्ट बीट क्या रहती है इस कंडीशन में, कभी कभी हार्ट बीट तो क्या कैसी है बेटा, आप देखोगे कि उसकी हार्ट बीट तो चल रही है, लेकिन उसकी ब्रीथिंग क्या हो गई है, बंद हो गई है, क्या हो गई है, उसकी ब्रीथिंग क्या हो गई है बेटा, स्टॉप हो गई है, ब्रीथिंग स्टॉप, ठीक है। तो बहुत सारी बार ऐसी कंडीशन बन जाती है, ठीक है, हो सकता है डूरिंग एक्सीडेंट की वजह से, या कोई पॉइजनस गैस उन्होंने इनहेल कर ली है, या इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो उस कंडीशन में कभी कभी व्यक्ति के क्या होता है कि हार्ट बीट तो उसकी कंटिन्यू रहती है, लेकिन उसका ब्रीथिंग होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो अगर हम उसकी ब्रीथिंग को स्टार्ट कर दें वापस, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से अगर उसकी ब्रीथिंग स्टार्ट कर दी जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। तो अब कैसे किया जा सकता है, हम क्या करेंगे, उसके जो रेस्पायरेटरी सेंटर है उसको एक्टिवेट करेंगे, क्या करेंगे, जो रेस्पायरेशन सेंटर है उसको क्या करना है बेटा, एक्टिवेट करना है, ठीक है ना, ताकि क्या हो, नॉर्मल रेस्पायरेशन स्टार्ट हो जाए, क्या हो जाए, नॉर्मल रेस्पायरेशन, उसकी नॉर्मल रेस्पायरेशन क्या हो, स्टार्ट हो जाए। अब ये करते कैसे हैं, ठीक है, देखो सबसे जो बेस्ट तरीका है वो माउथ टू माउथ टेक्निक, माउथ टू माउथ टेक्निक। आप अपने माउथ से, अपने मुंह से, ठीक है,
जिस व्यक्ति की, जिस पर्सन की ब्रीथिंग स्टॉप हो गई है, उसके मुंह में आप हवा भरिए, ठीक है ना, बहुत तेज स्पीड से आप हवा भरिए, तो क्या होगा, उसके रेस्पिरेटरी सेंटर्स वापस एक्टिवेट हो जाएंगे और वो नॉर्मल ब्रीथिंग करने लग जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो तरीका माना जाता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का, वो कौन सा होता है बेटा, माउथ टू माउथ टेक्निक, ठीक है। ये उसी समय जैसे अचानक से हो गया, ये सारी चीज़ें तो अचानक से होगी, तो उस समय हम, हमारे पास कोई मशीनरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहे हैं, ठीक है। तो उस समय ये एकदम प्रेजेंट टाइम में जो ये टेक्निक है वो सबसे बेस्ट टेक्निक होती है, माउथ टू माउथ टेक्निक। अपने मुंह से क्या करना है, जो पेशेंट है, ठीक है, जिसकी ब्रीथिंग स्टॉप हो गई है, उसके मुंह में हवा भरनी है, ताकि क्या हो, उसके रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट हो जाए और वो नॉर्मल रेस्पिरेशन कर सके। क्योंकि देखो उसकी डेथ तो हुई नहीं है, क्योंकि देखो उसका हार्ट बीट तो कंटिन्यू चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा, हार्ट बीट तो उसका कंटिन्यू चल रहा है, तो उसकी डेथ तो हुई नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के द्वारा उस व्यक्ति की, उस पर्सन की लाइफ को सेव किया जा सकता है, उसकी जान बचाई जा सकती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। अब हम कुछ देखेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कि भाई रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां, ठीक है, हो जाती है, तो वो देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब रेस्पिरेशन के दौरान रेस्पिरेशन से संबंधित कौन कौन सी डिजीज है, ठीक है, रिलेटेड, वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट डिजीज है कुछ, वो देखते हैं हम। अस्थमा, जनरली अस्थमा आप जानते ही है, ठीक है ना। होता है क्या, देखो सब में क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, आपकी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये एक तरह का रेस्पिरेटरी डिजीज है। किस तरह की बेटा, रेस्पिरेटरी ठीक है, एक तरीके क्या है बेटा, रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। अब इस कंडीशन में होता क्या है, जो एयर वे है, जहां से एयर जाती है, ठीक है ना, जिस जिस ऑर्गन से एयर जाती है वो स्वेल हो जाता है। कैसे हो जाता है, एयरवे कैसे हो जाता है बेटा, बिकम इनफ्लेटेड, यानी सूजन आ जाती है उसमें, इनफ्लैम्ड, ठीक है, नेरो हो जाएगा, उसका जो डायमीटर है वो कैसा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, स्वेल, और उसमें क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा म्यूकस। क्या आ जाएगा बेटा, एक्स्ट्रा म्यूकस। तो ये कंडीशन हो जाती है। देखो जहां जहां से एयर पास हो रही है, जहां जहां से एयर पास हो रही है, वो या तो उसमें देखो इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, वो सूजन आ जाएगी, उसमें स्वेल हो जाएगा, उसका जो डायमीटर है उस ट्यूब्स का, ठीक है, उनको वो नेरो हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और एक्स्ट्रा म्यूकस जमा हो जाएगा। उसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा म्यूकस जमा हो जाएगा। जैसे ये है, अगर इसमें क्या है, स्वेल आ जाती है, तो यहाँ पे ऐसे, अभी तो ये इसका डायमीटर ये है, तो आराम से एयर पास हो रही है, तो होगा क्या, एक्स्ट्रा म्यूकस अगर इसमें जमा हो गया है ऐसे, तो अब इसका डायमीटर क्या हो गया, सिर्फ ये इतना ही रहा है ना, तो ऐसे में क्या होगा, उसके रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। अब इसका कारण क्या है भाई, किस कारण से ये हो जाता है अधिकतर, ठीक है। तो इसका कोज देखो, ये किसकी वजह से होता है, बहुत सारे, देखो अस्थमा बहुत सारे हो सकता है कि आपको एलर्जी होता है, किसी किसी बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है, उस एलर्जी की वजह से वो एलर्जिक जो पार्टिकल्स होते हैं वो अस्थमा क्रिएट कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो बहुत सारे लोगों को पोलन जो ग्रेन होते हैं उनसे एलर्जी हो जाती है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनसे उनको एलर्जी हो जाती है। स्मोकिंग अगर वो करते हैं, ठीक है, तो भी अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। तो याद रखना है कि फर्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हमने कौन सा पढ़ा है, अस्थमा। अस्थमा एक तरीके का क्या है बेटा, रेस्पिरेटरी डिजीज है। इसमें होता क्या है, जो एयर पास वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो इन्फ्लामेटेड हो जाते हैं, उसका डायमीटर नेरो हो जाता है, उसमें एक्स्ट्रा म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। इसके कारण क्या होते हैं, बहुत सारे जो एलर्जिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे पोलिन ग्रेन है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोकिंग, उसकी वजह से ये डिजीज होती है। अब हम दूसरी डिजीज की बात करेंगे, तो ब्रोंकाइटिस। क्या सी है बेटा, तो पहली हमने बता दी है कि अस्थमा, ठीक है, दूसरी कौन सी है, ब्रोंकाइटिस। दूसरी डिजीज कौन सी है, ब्रोंकाइटिस, ठीक है।
ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, तो जो ब्रोंकियाई है, ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, ब्रोंकियाई, ठीक है, उसके इंटरनल सरफेस में, ब्रोंकियाई के इंटरनल सरफेस में क्या आ जाएगी, स्वेजन आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। इंटरनल सरफेस में क्या आएगा बेटा, स्वेलिंग, क्या आ जाएगा, ठीक है। उसमें भी यही है, उसमें क्या होगा, कंटिन्यूस कप अप थिक द म्यूकस, ठीक है ना, जो म्यूकस होगा वो कैसे हो जाएगा, थिक एंड म्यूकस, म्यूकस बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा, ठीक है ना, कफ आएगा, कंटिन्यू कफ आएगा उसके, ठीक। अब ये भी किसके कारण होती है, याद रखना है, स्मोकिंग ऑफ सिगरेट, स्मोकिंग लिख लो सीधा, किसकी वजह से होता है, ये भी स्मोकिंग की वजह से ब्रोंकाइटिस हो जाता है। देखो जैसे ये है, ये ट्रेकिया है, या इधर से लंग्स में ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, तो इनमें ये जो आगे जाती है ट्यूब्स, ठीक है, तो इनमें ये होता है, तो म्यूकस जमा हो जाता, ये जो ट्यूब्स है इनमें क्या होता है, बहुत सारे म्यूकस जमा हो जाता है, तो म्यूकस की वजह से क्या हो जाता है, उसको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो याद रहेगा ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, याद रखना, ब्रोंकियो जो ब्रोंकी है, जो ट्यूब्स है, जो लंग्स में जा रही है, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, उसके इंटरनल सरफेस में स्वेलिंग आ जाएगी, म्यूकस ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, उसकी वजह से उसके कफिंग ज़्यादा हो जाएगी और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। किसके कारण होता है, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा स्मोकिंग करता है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तीसरा है हमारे इम्फाइसीमा, ठीक है, तो इम्फाइसीमा में क्या है, ठीक है, ये भी हैवी स्मोकिंग की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बेटा, अगर कोई हैवी रेगुलर चेन स्मोकर है, ठीक है, चेन स्मोकर का मतलब क्या है, सिगरेट को हाथ से नीचे ही नहीं उतरने देगा, एक सिगरेट खत्म फिर वापस दूसरी स्टार्ट, एक सिगरेट खत्म दूसरी स्टार्ट, ठीक है ना, तो ये भी स्मोकिंग की वजह से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो एल्वेलोरोई है, ठीक है ना, वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है ना, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, जिससे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा रेस्पिरेटरी सरफेस, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और ये भी स्मोकिंग, जैसे ये है, ठीक है, ये लंग्स, यहाँ पर ये ट्यूब्स ब्रोंक्यूल्स जा रहे हैं, यहाँ पर ये हमारे एल्वेओलाई है, इसको एयर शेक कहते हैं, ठीक है ना, ऐसे इसके कंपार्टमेंट बने होते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, इनकी वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इनकी वॉल क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो ये बिल्कुल ऐसे दिखाई देने लगेंगे, खड्डे से दिखाई देने लग जाएंगे, इनकी वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अब क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में यहाँ ऑक्सीजन इकट्ठा नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, तो रेस्पिरेटरी जो सरफेस है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से उसको क्या होगा, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो एम्फाइसीमा याद रख लेना, एल्वेओलाई वॉइड डिस्ट्रॉय हो जाती है इसमें, किसकी वजह से, और होता है किसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से। इसमें होता क्या है, एल्वेओलाई जो वॉल होती है, या एयर सैक कह दो इसको, एयर सैक की जो वॉल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो तीसरी डिजीज भी हम देख ली, एम्फाइसीमा, ठीक है। फोर्थ डिजीज हम देख रहे हैं, निमोनिया। बच्चों में होता है ना, बार बार निमोनिया हो जाता है कि निमोनिया हो गया, निमोनिया हो गया, ठीक है, तो ये निमोनिया क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये होता किससे, पहले तो ये देखो, कोस्ट एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उससे होता है ये, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा, याद रख लेना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया की वजह से ये होता है, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया का नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है कि निमोनिया कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो याद रखना स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। और इसमें होगा क्या, इसमें वही देखो, जो एल्वेओलाई थी अभी हमने बताई थी, वो किससे फिल्ड हो जाती है, गेट फिल्ड विथ फ्लूइड, उसमें पानी भर जाता है, क्या भर जाता है बेटा, फ्लूइड, ठीक है, उसमें क्या भर जाता है बेटा, फ्लूइड,
ठीक है, तो हम कह रहे हैं जैसे ये है, ये लंग्स, इसमें ये लास्ट में क्या होती है आपको पता है, एल्वेलोई, ठीक है। और इन एल्वेलोई में क्या फिल्ड हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है। क्या भर जाता है, फ्लूइड। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर इसमें जो गैस होएगी वो आ नहीं पाएगी, ठीक है। तो बच्चे को क्या होएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, निमोनिया। याद रखना है कि निमोनिया किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से होता है। और इसमें होता क्या है, जो एल्वेलोई होता है उसमें फ्लूइड भर जाता है, उसकी वजह से ये निमोनिया होता है। आगे देखते हैं कैंसर ऑफ लंग्स। लंग्स का भी कैंसर होता है। तो लंग्स के कैंसर में क्या होगा, क्यों होता है देख लेते हैं। वो भी स्मोकिंग की वजह से होता है। अगर मैं 5 डिजीज़ की बात करूं तो याद रख लेना, सिंपली कैंसर ऑफ लंग्स। उसमें पूरे लंग्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे धीरे धीरे। क्या होगा, ठीक है, ठीक है। लंग्स में क्या, अगर लंग्स में कैंसर है तो उसमें क्या होगा, ठीक है, धीरे धीरे लंग्स ही वो क्या हो जाएंगे, हमारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और वो भी किसकी वजह से होता है बेटा, स्मोकिंग की वजह से। किसकी वजह से होता है, अगर ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है तो चांसेस हैं कि उसके कौन से कैंसर होने के चांसेस है, लंग्स के कैंसर होने। और कैंसर को पता है कि धीरे धीरे वो क्या करता है, पूरे ऑर्गन को ही डैमेज कर देता है। अब एक डिजीज़ हमारे लास्ट बची, वो है सिलिकोसिस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। देखो इस बीमारी की वजह से लाखों हजारों लोग, ठीक है, ठीक है, हजारों के लाखों लोग हर साल मर जाते हैं, ठीक है। अब ये सिलिकोसिस कौन सी बीमारी होती है, एंड इसको बोलते हैं एक एस्बेस्टोसिस, ठीक है। एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, ये बीमारी किसकी वजह से होती है और किसको होती है। देखो ऐसे व्यक्ति जो, ये होती है मेनली एयर पोल्यूशन की वजह से। किसकी वजह से होता है, एयर पोल्यूशन की वजह से, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी से संबंधित डिजीज है, ठीक है, ये एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। और मेनली जो इसमें जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, मेनली होते हैं जो माइंस में काम करते हैं, ठीक है ना, वे माइंस वर्कर, ठीक है, जो माइंस में काम करने वाले वर्कर हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पता ही है बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। कोई अगर मार्बल माइंस में काम कर रहा है या किसी भी अलग अलग माइंस होती है, ठीक है, उनमें वर्क कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल है उनके एयर के थ्रू उनके अंदर जाते ही रहते हैं, उसके लंग्स में ये इकट्ठा हो जाते हैं और वो बेचारे, उनका पूरा लंग्स खराब हो जाता है, ठीक है। तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं, सिलिकोसिस। तो माइंस में काम करने वाले व्यक्ति अधिकतर कौन सी बीमारी से पीड़ित होते हैं, सिलिकोसिस, याद रहेगा। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। देखो बिल्कुल सरल था, रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। क्योंकि रिवाइज करा देता हूँ कि रेस्पिरेशन में आपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था और आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो हमने देखा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, पहले हमने देखी उसकी डेफिनेशन। तो रेस्पिरेशन की हमने डेफिनेशन देख ली, ठीक है। उसके बाद हमने इसके टाइप्स देखे, ठीक है। टाइप्स के बाद हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा बेटा, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखा, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बाद आपने इसमें क्या देखा, वो देखना, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ रेस्पिरेशन। उसके बाद हमने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देखा कि क्या होता है, रेस्पिरेशन। और लास्ट में हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्या पढ़ा बेटा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इस तरीके से हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल नेक्स्ट हम स्टार्ट कर देंगे हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इतना आप